जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एग्जाम हेल्पर साइंस पॉडकास्ट में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 9 विज्ञान का अध्याय 3 परमाणु एवं अणु एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। इस अध्याय में हम समझेंगे कि दुनिया की हर चीज आखिर किससे बनी होती है और पदार्थ का सबसे छोटा कण क्या होता है। और खास बात यह है कि ये पूरे चैप्टर के नोट्स और रिवीजन के रूप में तैयार किया गया है ताकि परीक्षा की तैयारी आसान हो जाए। बिल्कुल सही। इस स्लाइड में एक खास बात लिखी है कि ये नोट्स सीनियर टॉपर और विज्ञान शिक्षक के अनुभव पर आधारित हैं। यानी यहाँ आपको सिर्फ थ्योरी नहीं बल्कि एग्जाम में काम आने वाले इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और ट्रिक्स भी मिलेंगे। और इस अध्याय का मुख्य लक्ष्य ये है कि छात्र रसायन विज्ञान में पूरे अंक प्राप्त कर सकें। अब अगर हम इस अध्याय के मुख्य विषयों की बात करें तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे परमाणु का इतिहास, यानी वैज्ञानिकों ने कैसे पता लगाया कि पदार्थ छोटे छोटे कणों से बना है। उसके बाद हम समझेंगे रासायनिक संयोजन के नियम। इन नियमों से ये पता चलता है कि तत्व आपस में मिलकर यौगिक किस नियम के अनुसार बनाते हैं। फिर आता है इस अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण भाग, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। इस सिद्धांत में जॉन डाल्टन ने बताया कि हर पदार्थ बहुत छोटे कणों से बना होता है जिन्हें परमाणु कहा जाता है। और अंत में हम पढ़ेंगे परमाणु के प्रतीक और उनका आकार। इसमें हम जानेंगे कि रासायनिक तत्वों को सिंबल्स से कैसे दर्शाया जाता है और परमाणुओं का आकार कितना छोटा होता है। तो दोस्तों, इस अध्याय में हम परमाणु की खोज से लेकर उसके सिद्धांत और प्रतीकों तक हर महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। और अगर आप इन सभी कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझ लेते हैं तो यकीन मानिए रसायन विज्ञान के सवाल आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे। उससे पहले आप लोग हमारे YouTube चैनल एग्जाम हेल्पर को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आता है तो लाइक भी करना। साथ ही अपने दोस्तों को शेयर कर देना। वीडियो को लाइक करके हाइप आइकॉन दबाने से जब भी वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, इसीलिए हाइप जरूर दें। तो दोस्तों, आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल से शुरुआत करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे आसपास जो भी चीजें हैं जैसे पानी, हवा, मिट्टी या पत्थर, ये आखिर किससे बनी हुई हैं? हाँ बिल्कुल, और यही सवाल प्राचीन दार्शनिकों को भी परेशान करता था। वे सोचते थे कि अगर हम किसी पदार्थ को बार बार छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते जाएं तो आखिर में क्या बचेगा। और इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश भारत में लगभग 500 ईसा पूर्व शुरू हुई। कुछ महान भारतीय दार्शनिकों ने कहा कि हर पदार्थ को विभाजित करते करते एक ऐसा कण मिलेगा जिसे और नहीं तोड़ा जा सकता। और यही विचार सबसे स्पष्ट रूप से दिया महर्षि कणाद ने। उन्होंने कहा कि पदार्थ को लगातार विभाजित करने पर अंत में हमें एक सबसे छोटा कण मिलेगा। और उस सबसे छोटे कण को उन्होंने नाम दिया परमाणु, यानी ऐसा कण जिसे और विभाजित नहीं किया जा सकता। तो अगर हम इसे एक छोटे फ्लो की तरह समझें तो द्रव्य यानी पदार्थ, छोटे छोटे कण और अंत में परमाणु, और यही परमाणु पदार्थ का सबसे छोटा कण माना गया। और यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम क्वेश्चन भी बनता है, परमाणु नाम किसने दिया? इसका सही उत्तर है महर्षि कणाद, और ये एमसीक्यू अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। अब एक और दार्शनिक थे, पकुधा कात्यायान। उन्होंने एक और इंटरेस्टिंग बात कही। हाँ, उन्होंने कहा कि ये छोटे छोटे कण अलग अलग नहीं रहते बल्कि अक्सर संयुक्त रूप में पाए जाते हैं। और इन्हीं कणों के अलग अलग संयोजन से हमें पदार्थों के भिन्न भिन्न रूप दिखाई देते हैं। यानी सरल शब्दों में कहें तो पदार्थ के अलग अलग रूप इसलिए दिखाई देते हैं क्योंकि उसके छोटे छोटे कण अलग अलग तरीके से जुड़ते हैं। तो दोस्तों, अभी हमने भारतीय दार्शनिकों के विचारों के बारे में जाना, लेकिन उसी समय के आसपास ग्रीस में भी कुछ दार्शनिक पदार्थ के बारे में सोच रहे थे। इनमें सबसे प्रसिद्ध नाम थे डेमोक्रिटस और ल्यूसिपस। बिल्कुल, इन ग्रीक दार्शनिकों ने भी यही सुझाव दिया कि अगर हम किसी पदार्थ को बार बार विभाजित करते जाएं तो अंत में हमें एक ऐसा कण मिलेगा जिसे आगे और विभाजित नहीं किया जा सकेगा। और इसी छोटे अविभाज्य कण को डेमोक्रिटस ने एटम्स नाम दिया। ये शब्द ग्रीक भाषा से आया है। और एटम शब्द का अर्थ होता है अविभाज्य, यानी इनडिविजिबल, यानी ऐसा कण जिसे और छोटे भागों में नहीं बांटा जा सकता। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात भी है। डेमोक्रिटस और ल्यूसिपस के ये विचार सिर्फ दार्शनिक विचार थे। उस समय इनके पास कोई वैज्ञानिक प्रयोग या प्रमाण नहीं था। हाँ, उस समय तक विज्ञान इतना विकसित नहीं था, इसीलिए ये विचार केवल सोच और तर्क पर आधारित थे। लेकिन समय के साथ विज्ञान आगे बढ़ा और 18वीं सदी में बड़ा बदलाव आया।
18वीं सदी के अंत तक वैज्ञानिकों ने ये समझना शुरू कर दिया था कि तत्व यानी एलिमेंट्स और यौगिक यानी कंपाउंड्स में क्या अंतर होता है। और इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश में आगे चलकर डाल्टन का परमाणु सिद्धांत सामने आया। तो दोस्तों, अब हम पहुंच गए हैं इस अध्याय के एक बहुत महत्वपूर्ण भाग पर, रासायनिक संयोजन के नियम। लेकिन सबसे पहले एक सवाल, जब दो पदार्थ आपस में मिलकर कोई नया पदार्थ बनाते हैं तो क्या वो किसी भी मात्रा में मिल सकते हैं या इसके पीछे भी कोई नियम होता है? बहुत अच्छा सवाल है। असल में वैज्ञानिकों ने पाया कि रासायनिक अभिक्रियाएं किसी भी तरह नहीं होती, बल्कि उनके पीछे कुछ निश्चित नियम काम करते हैं। और इन नियमों को सबसे पहले स्थापित किया एंटोनी एल लावोजियर ने। और इसी कारण लावोजियर को आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने रसायन विज्ञान को एक मजबूत वैज्ञानिक आधार दिया। सही कहा। और बाद में लावोजियर और जोसेफ एल प्राउस्ट ने इन नियमों को साबित करने के लिए कई प्रयोग भी किए। तो अब सवाल ये है कि आखिर ये नियम कौन कौन से हैं? असल में रासायनिक संयोजन के दो मुख्य नियम होते हैं। पहला नियम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इस नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान न तो उत्पन्न होता है और न ही नष्ट होता है, यानी अभिक्रिया से पहले और बाद में कुल द्रव्यमान समान रहता है। और दूसरा महत्वपूर्ण नियम है स्थिर अनुपात का नियम, यानी लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। इस नियम के अनुसार किसी भी यौगिक में उपस्थित तत्व हमेशा एक निश्चित अनुपात में ही मिलते हैं, चाहे वो यौगिक किसी भी स्थान से प्राप्त किया गया हो या किसी भी व्यक्ति ने बनाया हो। यानी सरल शब्दों में कहें तो रसायन विज्ञान में पदार्थ किसी भी तरह से नहीं मिलते, बल्कि निश्चित नियमों के अनुसार मिलते हैं। तो दोस्तों, अभी हमने द्रव्यमान संरक्षण का नियम समझा था। अब हम रासायनिक संयोजन का दूसरा महत्वपूर्ण नियम स्थिर अनुपात का नियम समझेंगे। और इस नियम को दिया था जोसेफ एल प्राउस्ट ने, इसीलिए इसे कई बार निश्चित अनुपात का नियम भी कहा जाता है। अब सवाल ये है कि ये नियम आखिर कहता क्या है? असल में किसी भी यौगिक का निर्माण दो या दो से अधिक तत्वों के मिलकर होता है। लेकिन यहाँ सबसे खास बात यह है कि जब भी कोई यौगिक बनता है तो उसमें मौजूद तत्व हमेशा एक निश्चित अनुपात में ही मिलते हैं। और ये अनुपात हमेशा स्थिर रहता है, चाहे वो यौगिक किसी भी स्थान से प्राप्त किया गया हो या किसी भी व्यक्ति ने बनाया हो। उदाहरण के लिए अगर हम जल यानी वाटर की बात करें तो इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमेशा 1:8 में होते हैं, यानी 1 भाग हाइड्रोजन और 8 भाग ऑक्सीजन। अब चाहे ये जल नदी से लिया जाए, बारिश से लिया जाए या नल से, इस अनुपात में कोई बदलाव नहीं होगा। अगर हम 9 ग्राम जल का अपघटन करें तो हमें हमेशा 1 ग्राम हाइड्रोजन और 8 ग्राम ऑक्सीजन ही प्राप्त होंगे। यही स्थिर अनुपात के नियम को साबित करता है। अब दूसरा उदाहरण लेते हैं, अमोनिया यानी NH3। अमोनिया दो तत्वों से मिलकर बनता है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। और अमोनिया में इन तत्वों का द्रव्यमान अनुपात हमेशा 14:3 होता है। चाहे अमोनिया किसी भी जगह बनाया जाए या किसी भी तरीके से बनाया जाए, ये अनुपात कभी नहीं बदलता। यही कारण है कि वैज्ञानिक कहते हैं किसी भी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित अनुपात में ही पाए जाते हैं। तो दोस्तों, अभी हमने बात करने जा रहे हैं एक ऐसे वैज्ञानिक की जिन्होंने रसायन विज्ञान को एक नई दिशा दी। इनका नाम है जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन का जन्म 1766 में इंग्लैंड में हुआ था और खास बात यह है कि वे एक गरीब जुलाहा परिवार से आते थे। लेकिन आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद उनकी शिक्षा के प्रति लगन बहुत मजबूत थी। यही कारण है कि उन्होंने केवल 12 वर्ष की उम्र में शिक्षक के रूप में काम शुरू कर दिया। और उनकी प्रतिभा इतनी शानदार थी कि सिर्फ 7 साल बाद वे उसी स्कूल के प्रिंसिपल बन गए। इसके बाद 1793 में वे मैनचेस्टर चले गए, जहां उन्होंने गणित, भौतिकी और रसायन शास्त्र पढ़ाना शुरू किया। लेकिन जॉन डाल्टन की सबसे बड़ी पहचान उनकी वैज्ञानिक खोज से हुई। उनके सामने सबसे बड़ा सवाल ये था कि लावोजियर और प्राउस्ट के नियमों को सही तरीके से कैसे समझाया जाए। और इसी सवाल का जवाब देने के लिए उन्होंने 1808 में अपना प्रसिद्ध सिद्धांत प्रस्तुत किया, परमाणु सिद्धांत, एटॉमिक थ्योरी। और इसी परमाणु सिद्धांत ने द्रव्यमान संरक्षण के नियम और स्थिर अनुपात के नियम दोनों की वैज्ञानिक और तार्किक व्याख्या कर दी। इसी कारण डाल्टन को आधुनिक परमाणु सिद्धांत का जनक भी कहा जाता है। तो दोस्तों, अभी हमने जॉन डाल्टन के बारे में जाना। अब सवाल ये आता है कि आखिर उनका परमाणु सिद्धांत क्या कहता है। डाल्टन का मुख्य विचार ये था कि सभी पदार्थ, चाहे वो तत्व हो, यौगिक हो या मिश्रण, बहुत छोटे छोटे कणों से बने होते हैं जिन्हें परमाणु कहा जाता है।
यानी सरल शब्दों में कहें तो दुनिया की हर चीज छोटे छोटे परमाणुओं से बनी हुई है और यही परमाणु रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं। डाल्टन ने अपने सिद्धांत में कुछ महत्वपूर्ण अभिधारणाएं भी दी थीं। पहली अभिधारणा कहती है कि सभी पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से बने होते हैं जिन्हें परमाणु कहते हैं। दूसरी अभिधारणा के अनुसार परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होते हैं, यानी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान परमाणु न तो उत्पन्न होते हैं और न ही नष्ट होते हैं। और तीसरी महत्वपूर्ण अभिधारणा ये कहती है कि किसी भी दिए गए तत्व के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान और उनके रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। यही विचार आगे चलकर रसायन विज्ञान की समझ का आधार बने और इसी कारण डाल्टन का परमाणु सिद्धांत आधुनिक रसायन विज्ञान की नींव माना जाता है। तो दोस्तों, अभी हमने डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के पहले 3 बिंदु समझे थे। अब हम आगे के 3 महत्वपूर्ण बिंदु समझते हैं। चौथा बिंदु कहता है भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं का द्रव्यमान और उनके रासायनिक गुणधर्म अलग अलग होते हैं, यानी हर तत्व की परमाणु की अपनी पहचान होती है। अब पांचवा बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अनुसार भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु आपस में छोटी छोटी पूर्ण संख्याओं के अनुपात में मिलकर यौगिक बनाते हैं। यही बिंदु असल में स्थिर अनुपात के नियम को भी समझाता है, यानी जब परमाणु मिलकर यौगिक बनाते हैं तो उनका अनुपात निश्चित और स्थिर होता है। अब आते हैं छठे और अंतिम बिंदु पर। इसमें कहा गया है किसी भी यौगिक में परमाणुओं की संख्या और उनका प्रकार हमेशा निश्चित होता है। और यही कारण है कि हर यौगिक की रासायनिक संरचना हमेशा एक जैसी रहती है। इसीलिए डाल्टन के ये 6 बिंदु रसायन विज्ञान की समझ की मजबूत नींव माने जाते हैं। दोस्तों, एक छोटा सा सवाल सोचिए, क्या आपने कभी इमारत बनते हुए देखी है? इमारत अचानक से नहीं बन जाती। पहले कमरे बनते हैं, फिर कई कमरे मिलकर घर बनाते हैं और कई घर मिलकर एक बड़ी इमारत बनाते हैं। और अगर हम सोचें कि उस पूरी इमारत की सबसे छोटी रचनात्मक इकाई क्या है, तो जवाब होगा ईंट, क्योंकि हजारों ईंटें मिलकर ही पूरी इमारत का निर्माण करती हैं। बिल्कुल इसी तरह अगर हम चींटियों की बाम्बी यानी एंट हिल को देखें तो वो भी रेत के छोटे छोटे कणों से मिलकर बनती है। और इसी उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि दुनिया के सभी पदार्थ भी छोटे छोटे कणों से बने होते हैं। इन सूक्ष्म कणों को ही परमाणु यानी एटम्स कहा जाता है। यानी सरल शब्दों में कहें तो परमाणु पदार्थ की सबसे मूलभूत रचनात्मक इकाई होता है। और अगर हम परमाणु के आकार की बात करें तो परमाणु इतने छोटे होते हैं कि हमारी कल्पना से भी छोटे। अगर लाखों परमाणुओं को एक के ऊपर एक रखा जाए तो भी वे केवल कागज की एक शीट जितनी मोटी परत ही बना पाएंगे। दोस्तों, अब एक दिलचस्प सवाल, अगर परमाणु इतने छोटे होते हैं तो वैज्ञानिक उनका आकार कैसे मापते हैं? असल में परमाणु का आकार परमाणु त्रिज्या से व्यक्त किया जाता है और इस परमाणु त्रिज्या को नैनोमीटर में मापा जाता है। नैनोमीटर बहुत छोटी इकाई होती है। इसे समझने के लिए एक छोटा सा सूत्र याद रखिए। 10⁻⁹ मीटर इज इक्वल टू 1 नैनोमीटर और 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁹ नैनोमीटर, यानी नैनोमीटर मीटर का 1 अरबवां भाग होता है। अब अगर हम परमाणुओं का सापेक्ष आकार देखें तो एक हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या लगभग 10⁻⁻10 मीटर होती है। उससे थोड़ा बड़ा होता है जल का अणु, जिसकी त्रिज्या लगभग 10⁻⁹ मीटर होती है। और उससे भी बड़े होते हैं हीमोग्लोबिन जैसे जटिल अणु, जिनका आकार लगभग 10⁻8 मीटर तक हो सकता है। अगर हम इससे बड़े कण देखें तो हमें रेत का कण, चींटी और सेब जैसे उदाहरण मिलते हैं। यानी प्रकृति में वस्तुओं का आकार परमाणु से लेकर बड़े जीवों तक धीरे धीरे बढ़ता जाता है। और आज की आधुनिक तकनीक STM यानी स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप की मदद से वैज्ञानिक वास्तव में परमाणुओं की सतह पर मौजूद परमाणुओं को भी देख सकते हैं। यानी विज्ञान अब परमाणुओं की दुनिया को भी देखने में सक्षम हो चुका है। तो दोस्तों, अब हम एक दिलचस्प सवाल समझते हैं। आज हम हर तत्व को H, O, C, Na जैसे प्रतीकों से पहचानते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सबसे पहले तत्वों के प्रतीक किसने बनाए थे? असल में तत्वों के प्रतीक का सबसे पहले प्रयोग जॉन डाल्टन ने किया था। उन्होंने हर तत्व के लिए एक विशेष चिन्ह या सिंबल बनाया था। और डाल्टन की प्रणाली में एक बहुत खास बात थी। उनके बनाए गए एक प्रतीक का अर्थ उस तत्व का एक परमाणु होता था। उदाहरण के लिए उन्होंने हाइड्रोजन, कार्बन
ऑक्सीजन, फास्फोरस, कॉपर और गोल्ड जैसे तत्वों के लिए अलग-अलग गोलाकार चिन्ह बनाए थे। लेकिन इन चिन्हों को बनाना थोड़ा कठिन था और याद रखना भी आसान नहीं था। इसीलिए बाद में एक वैज्ञानिक बर्जीलियस ने सुझाव दिया कि तत्वों के प्रतीक उनके नाम के पहले एक या दो अक्षरों से बनाए जाएं। और यही कारण है कि आज हम हाइड्रोजन को H, ऑक्सीजन को O, कार्बन को C जैसे सरल प्रतीकों से पहचानते हैं। यानी आधुनिक रसायन विज्ञान में तत्वों के प्रतीक बर्जीलियस की प्रणाली पर आधारित हैं। दोस्तों, जब वैज्ञानिकों ने नए-नए तत्वों की खोज शुरू की तो उन्हें नाम देने का सवाल भी सामने आया। शुरुआत में कई तत्वों के नाम स्थान या रंग के आधार पर रखे गए, जैसे कॉपर का नाम साइप्रस से और गोल्ड का अर्थ पीला माना जाता है। लेकिन जैसे जैसे नए तत्व खोजे जाने लगे, वैज्ञानिकों को लगा कि नामकरण के लिए एक समान और अंतर्राष्ट्रीय नियम होना चाहिए। इसीलिए अब तत्वों के नामों को स्वीकृति देने का काम करता है IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। और IUPAC ने तत्वों के प्रतीक लिखने के कुछ आसान नियम भी बनाए। सबसे पहला नियम ये है कि तत्वों के प्रतीक सामान्यतः अंग्रेजी नाम के पहले एक या दो अक्षरों से बनाए जाते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण नियम, प्रतीक का पहला अक्षर हमेशा बड़ा कैपिटल लिखा जाता है। और अगर प्रतीक में दो अक्षर हों तो दूसरा अक्षर हमेशा छोटा यानी स्मॉल लिखा जाता है। जैसे उदाहरण देखें, हाइड्रोजन H, एल्यूमिनियम Al न कि Al, कोबाल्ट CO न कि CO, क्योंकि अगर हम CO लिख दें तो उसका मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड गैस हो जाएगा, किसी तत्व का प्रतीक नहीं। इसीलिए तत्वों के प्रतीक लिखते समय कैपिटल और स्मॉल अक्षरों का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। तो दोस्तों, अब हमने पूरे अध्याय का एक क्विक रिवीजन किया। इसे आप टॉपर का रिवीजन मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। यहाँ इस चैप्टर के सभी महत्वपूर्ण वैज्ञानिक और उनके सिद्धांत एक जगह दिए गए हैं। सबसे पहले बात करते हैं परमाणु की। भारतीय वैज्ञानिक महर्षि कणाद ने बताया कि पदार्थ का सबसे छोटा और अविभाज्य कण परमाणु होता है। इसके बाद यूनानी दार्शनिक डेमोक्रिटस ने इसी विचार को आगे बढ़ाया। उन्होंने इन अविभाज्य कणों को एटॉमॉस नाम दिया, जिसका अर्थ है अविभाज्य पदार्थ। फिर आता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, जिसे वैज्ञानिक लवॉइजियर ने दिया। इसके अनुसार रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान न तो उत्पन्न होता है और न ही नष्ट होता है। इसके बाद वैज्ञानिक प्राउस ने स्थिर अनुपात का नियम दिया। इस नियम के अनुसार किसी भी यौगिक में तत्वों का द्रव्यमान अनुपात हमेशा निश्चित होता है, जैसे जल यानी H2O में अनुपात 1:8 होता है। फिर आते हैं जॉन डाल्टन, जिन्होंने परमाणु सिद्धांत प्रस्तुत किया। इस सिद्धांत में रासायनिक नियमों को समझाने वाले 6 महत्वपूर्ण अभिधारणाएं दी गई हैं। और अंत में बात करते हैं तत्वों के प्रतीकों की। आज जिन प्रतीकों का प्रयोग करते हैं वे IUPAC और बर्जीलियस की प्रणाली पर आधारित हैं। और इनका सबसे महत्वपूर्ण नियम है, प्रतीक का पहला अक्षर हमेशा कैपिटल होता है और दूसरा अक्षर स्मॉल, जैसे Al, CO। अगर आप इन सभी वैज्ञानिकों के नाम और उनके सिद्धांत याद कर लेते हैं तो समझ लीजिए कि ये पूरा अध्याय आपके लिए क्लियर हो चुका है। दोस्तों, अभी हमने तत्वों के प्रतीक लिखने के नियम समझे, लेकिन यहाँ एक छोटी सी ट्विस्ट है। कुछ तत्वों के प्रतीक उनके अंग्रेजी नाम से मेल नहीं खाते। हाँ, क्योंकि इन तत्वों के प्रतीक उनके लैटिन या पुराने नामों से लिए गए हैं। इसी वजह से कई छात्र परीक्षा में इन प्रतीकों को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे पहला उदाहरण है सोडियम। इसका लैटिन नाम है नेट्रियम, इसीलिए इसका प्रतीक Na होता है। इसी तरह पोटेशियम का लैटिन नाम है कैलियम, इसीलिए इसका प्रतीक K लिखा जाता है। अब तीसरा उदाहरण है आयन। इसका लैटिन नाम है फेरम, इसीलिए इसका प्रतीक Fe होता है। और चौथा उदाहरण है स्वर्ण यानी गोल्ड। इसका लैटिन नाम है ऑरम, इसीलिए इसका प्रतीक Au होता है। इन चारों प्रतीकों को याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि परीक्षा में अक्सर इन्हीं से सवाल पूछे जाते हैं। दोस्तों, अब हम एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल समझते हैं। अगर परमाणु इतने छोटे होते हैं तो वैज्ञानिक उनका द्रव्यमान कैसे मापते हैं? इसी सवाल का जवाब है परमाणु द्रव्यमान यानी एटॉमिक मास। डाल्टन का मानना था कि हर तत्व का एक विशिष्ट परमाणु द्रव्यमान होता है, यानी हर तत्व के परमाणुओं का अपना अलग द्रव्यमान होता है। आज के समय में परमाणु द्रव्यमान को हम U में लिखते हैं। पहले इसे AMU कहा जाता था। अब एक महत्वपूर्ण बात, 1961 में वैज्ञानिकों ने कार्बन 12 समस्थानिक को परमाणु द्रव्यमान का मानक यानी स्टैंडर्ड चुना और इसके आधार पर एक परिभाषा तय की गई।
एक U बराबर कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान का 1/12वां भाग। इसे एक आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक तरबूज के 12 टुकड़े कर दिए जाएं, तो पूरा तरबूज बराबर 12 इकाई द्रव्यमान और उसका एक टुकड़ा बराबर 1 इकाई द्रव्यमान, यानी 1U। इसी तरह वैज्ञानिक कार्बन 12 को 12 भाग मानकर परमाणुओं का द्रव्यमान मापते हैं। दोस्तों, अब हम कुछ ऐसे परमाणु द्रव्यमान देखते हैं जो परीक्षा में बहुत बार पूछे जाते हैं। इनको याद रखना बहुत जरूरी होता है। सबसे पहला तत्व है हाइड्रोजन H, जिसका परमाणु द्रव्यमान 1U होता है। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करते हैं, अगर इस तरह का NCERT साइंस का पॉडकास्ट वीडियो रेगुलर बेसिस पर चाहिए तो ज़रूर अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करें। आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूं, तो दोस्तों आप लोगों का भी फर्ज बनता है हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। इसके बाद आता है कार्बन, जिसका परमाणु द्रव्यमान 12U होता है, और नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 14U होता है। अब आगे देखें, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16U होता है और सोडियम का परमाणु द्रव्यमान 23U होता है। इसके बाद आता है मैग्नीशियम, जिसका परमाणु द्रव्यमान 24U होता है, और सल्फर का परमाणु द्रव्यमान 32U होता है। अब अगला तत्व है कैल्शियम, जिसका परमाणु द्रव्यमान 40U होता है। और एक खास बात जो अक्सर परीक्षा में पूछी जाती है, क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान 35.5U होता है, क्योंकि ये पूर्ण संख्या नहीं बल्कि दशमलव में आता है। इसीलिए न्यूमेरिकल और MCQ में ये मान अक्सर देखने को मिलता है। तो दोस्तों, अब सवाल आता है, अणु क्या होता है? सरल भाषा में समझें तो अणु वो सूक्ष्मतम कण होता है जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकता है। यानी कि अणु ऐसा सबसे छोटा कण है जो किसी पदार्थ के सभी गुण धर्मों को दिखाता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि अणु एक से अधिक परमाणुओं से मिलकर बनता है। बिल्कुल सही। अणु वास्तव में 2 या 2 से अधिक परमाणुओं का समूह होता है। ये परमाणु आपस में रासायनिक बंध के द्वारा मजबूती से जुड़े रहते हैं। अब अणु 2 प्रकार के हो सकते हैं। पहला, तत्वों के अणु। इनमें एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं, जैसे O+O = O2, यानी ऑक्सीजन के 2 परमाणु मिलकर ऑक्सीजन का अणु बनाते हैं। दूसरा प्रकार है यौगिकों के अणु। इनमें भिन्न भिन्न प्रकार के परमाणु होते हैं, जैसे H+H+O = H2O, यानी 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलकर पानी का अणु बनाते हैं। और एक महत्वपूर्ण बात, अधिकतर परमाणु अकेले नहीं रह सकते, लेकिन अणु स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकते हैं। इसीलिए विज्ञान में पदार्थों के गुणधर्म समझने के लिए अणुओं का अध्ययन बहुत महत्वपूर्ण होता है। अब हम एक नया शब्द सीखते हैं, परमाणुकता। सरल भाषा में कहें तो किसी अणु में मौजूद परमाणुओं की संख्या को परमाणुकता कहते हैं। यानी अगर किसी अणु में 2 परमाणु हैं तो उसकी परमाणुकता 2 होगी। बिल्कुल। अब परमाणुकता के आधार पर अणुओं को कई प्रकारों में बांटा जाता है। सबसे पहले है एक परमाणुक अणु। इनमें केवल एक ही परमाणु होता है, जैसे आर्गन Ar, हीलियम He, सोडियम Na। अब आता है द्विपरमाणुक अणु। इनमें 2 परमाणु होते हैं। उदाहरण के लिए ऑक्सीजन O2, हाइड्रोजन H2, क्लोरीन Cl2। इसके बाद आता है चतुर्परमाणुक अणु। इनमें 4 परमाणु होते हैं, जैसे फास्फोरस P4। और अगर किसी अणु में 4 से ज्यादा परमाणु होते हैं तो उसे बहुपरमाणुक अणु कहते हैं, जैसे सल्फर S8। और याद रखें, P4 और S8 की परमाणुकता अक्सर MCQ में पूछी जाती है, इसलिए इन्हें जरूर याद रखें। अब हम बात करते हैं यौगिकों के अणु की। जब भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु आपस में मिलते हैं तो वे मिलकर यौगिक यानी कंपाउंड बनाते हैं। और इन यौगिकों में परमाणु हमेशा एक निश्चित द्रव्यमान अनुपात में जुड़े होते हैं। इसी सिद्धांत को कहते हैं निश्चित अनुपात का नियम, यानी लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। इसी एक उदाहरण से समझते हैं। सबसे पहले जल H2O। यहाँ 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन होता है। हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16। तो H2O में हाइड्रोजन ऑक्सीजन = 1 × 2 = 16 = 2:16। इसे सरल करने पर अनुपात बन जाता है 1:8। अब दूसरा उदाहरण देखें, अमोनिया NH3। इसमें 1 नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन होते हैं। नाइट्रोजन का द्रव्यमान 14, हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1।
तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन इक्वल्स टू 14:3। अब तीसरा उदाहरण कार्बन डाइऑक्साइड CO2। इसमें एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन होते हैं। कार्बन का द्रव्यमान 12, ऑक्सीजन का द्रव्यमान 16, तो कार्बन ऑक्सीजन इक्वल टू 12:32। इसे सरल करने पर अनुपात बन जाता है 3:8। यही उदाहरण बताते हैं कि हर यौगिक में तत्वों का द्रव्यमान अनुपात हमेशा निश्चित रहता है। दोस्तों, अब हम एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल समझते हैं। किसी यौगिक में परमाणुओं की संख्या का अनुपात कैसे निकालते हैं? इसे हम जल H2O के उदाहरण से समझते हैं। सबसे पहले स्टेप 1 में तत्वों का द्रव्यमान अनुपात लिखते हैं। जल में हाइड्रोजन ऑक्सीजन इक्वल्स टू 1:8। अब आता है स्टेप 2। इसमें हम द्रव्यमान अनुपात को उस तत्व के परमाणु द्रव्यमान से भाग देते हैं। हाइड्रोजन के लिए 1/1 इक्वल टू 1 और ऑक्सीजन के लिए 8/16 इक्वल टू 1/2। अब तीसरा और अंतिम स्टेप 3। यहाँ हमें इन संख्याओं को सरल पूर्णांक यानी होल नंबर में बदलना होता है। इसके लिए हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। जब हम इसे सरल करते हैं तो अनुपात बन जाता है हाइड्रोजन ऑक्सीजन इक्वल टू 2:1। यही कारण है कि पानी का सूत्र H2O होता है, यानी पानी के एक अणु में 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन परमाणु होते हैं। अब हम एक नया और बहुत महत्वपूर्ण विषय समझते हैं, आयन। आयन ऐसे आवेशित कण होते हैं जो धातु या अधातु के परमाणुओं से बनते हैं। सरल शब्दों में कहें तो किसी यौगिक में मौजूद आवेशित कणों को आयन कहा जाता है। और अगर कई परमाणुओं का समूह हो जिस पर कुल मिलाकर कोई नेट आवेश हो तो उसे बहुपरमाणुक आयन या पॉलीएटॉमिक आयन कहा जाता है। आयन मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। पहला है ऋणायन यानी एनायन। इन पर ऋणात्मक आवेश होता है। उदाहरण के लिए Cl- यानी क्लोराइड आयन, O2- यानी ऑक्साइड आयन। दूसरा प्रकार है धनायन यानी कैटायन। इन पर धनात्मक आवेश होता है। उदाहरण के लिए Na+ यानी सोडियम आयन, Ca2+ यानी कैल्शियम आयन। इसे याद रखने के लिए एक आसान मेमोरी ट्रिक भी है। कैटायन शब्द में T आता है जो देखने में प्लस जैसा लगता है। इसलिए याद रखें कैटायन इक्वल टू पॉजिटिव चार्ज यानी प्लस, एनायन इक्वल टू नेगेटिव चार्ज यानी माइनस। और यही आयन कई यौगिकों के बनने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब हम कुछ महत्वपूर्ण आयनिक यौगिकों के द्रव्यमान अनुपात को समझते हैं। ये अनुपात हमें बताता है कि किसी यौगिक में मौजूद तत्व किस द्रव्यमान अनुपात में जुड़े होते हैं। सबसे पहला उदाहरण है कैल्शियम ऑक्साइड CaO। इसमें 2 तत्व होते हैं, कैल्शियम और ऑक्सीजन। कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान लगभग 40 और ऑक्सीजन का 16 होता है, तो इनका द्रव्यमान अनुपात बनता है 40:16। इसे सरल करने पर 5:2 हो जाता है। अब दूसरा उदाहरण देखें, मैग्नीशियम सल्फाइड MgS। इसमें होते हैं मैग्नीशियम और सल्फर। मैग्नीशियम का परमाणु द्रव्यमान 24 और सल्फर का 32 होता है, तो द्रव्यमान अनुपात होगा 24:32, जिसे सरल करने पर 3:4 मिलता है। अब तीसरा और सबसे सामान्य उदाहरण सोडियम क्लोराइड यानी साधारण खाने का नमक। इसमें सोडियम Na का परमाणु द्रव्यमान 23 और क्लोरीन Cl का 35.5 होता है। इसलिए इनका द्रव्यमान अनुपात होता है 23:35.5। और ध्यान देने वाली बात यह है कि NaCl के सूत्र में दोनों तत्वों के एक परमाणु होते हैं, इसलिए इसका अनुपात सीधे उनके परमाणु द्रव्यमान के बराबर ही होता है। अब हम एक बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट समझते हैं, संयोजकता यानी वैलेंसी। दरअसल किसी तत्व की संयोजन शक्ति यानी वो कितनी आसानी से दूसरे तत्वों से जुड़ सकता है, उसी को हम संयोजकता यानी कंबाइनिंग कैपेसिटी कहते हैं। और यही संयोजकता रासायनिक सूत्र लिखने का आधार बनती है। अगर हमें किसी यौगिक का सही सूत्र लिखना है तो हमें उस तत्व की संयोजकता पता होनी चाहिए। इसीलिए जब हम रासायनिक सूत्र बनाना सीखते हैं तो सबसे पहले हमें तत्वों और आयनों की संयोजकता याद करनी पड़ती है। इसे याद रखने का एक बहुत आसान तरीका भी है। आप संयोजकता को किसी परमाणु के हाथ या भुजा की तरह समझ सकते हैं। मतलब अगर किसी परमाणु के ज्यादा हाथ होंगे तो वो ज्यादा परमाणुओं से जुड़ सकता है। इसलिए याद रखिए, जितने हाथ उतनी संयोजकता। और इसी कॉन्सेप्ट की मदद से हम आगे रासायनिक सूत्र बनाना सीखेंगे। दोस्तों, अब हम संयोजकता की परिभाषा समझते हैं। किसी तत्व की संयोजन शक्ति यानी वो कितनी क्षमता से दूसरे तत्वों से जुड़ सकता है, उसी को संयोजकता यानी वैलेंसी कहते हैं। सरल शब्दों में कहें तो संयोजकता ये तय करती है कि एक परमाणु दूसरे परमाणु से कितने बंध बनाकर जुड़ेगा। इसे समझने के लिए एक मजेदार उदाहरण लेते हैं, ऑक्टोपस का।
ऑक्टोपस के 8 हाथ यानी भुजाएं होती हैं, जबकि एक मानव के 2 हाथ होते हैं। अब सोचिए, अगर एक ऑक्टोपस अपने हाथों से मानवों को पकड़ना शुरू करे तो उसके 8 हाथ कुल 4 मानवों को पकड़ सकते हैं, क्योंकि हर मानव के 2 हाथ होते हैं। इसी उदाहरण को रसायन विज्ञान से जोड़ते हैं। यहाँ ऑक्सीजन को ऑक्टोपस की तरह समझ सकते हैं, जिसकी संयोजकता 2 होती है, और हाइड्रोजन को मानव की तरह, जिसकी संयोजकता 1 होती है। इसलिए जब ये जुड़ते हैं तो एक ऑक्सीजन परमाणु 2 हाइड्रोजन परमाणुओं से जुड़ता है, और इसी कारण पानी का सूत्र H2O बनता है। यानी संयोजकता ही तय करती है कि किस यौगिक का रासायनिक सूत्र क्या होगा। अब हम कुछ ऐसी संयोजकताएं देखते हैं जो परीक्षा में बार बार पूछी जाती हैं। सबसे पहले बात करते हैं सरल आयनों की। ये ऐसे आयन होते हैं जो केवल एक ही परमाणु से बने होते हैं। सबसे पहले देखें +1 संयोजकता वाले आयन। इनमें आते हैं सोडियम Na+, पोटेशियम K+, सिल्वर Ag+। इन सभी पर +1 आवेश होता है। अब देखते हैं +2 संयोजकता वाले आयन। इनमें शामिल हैं मैग्नीशियम Mg2+, कैल्शियम Ca2+, जिंक Zn2+। इन सभी पर +2 आवेश होता है। इसके बाद आते हैं +3 संयोजकता वाले आयन, जैसे एल्यूमिनियम Al3+ और आयन Fe3+। इन पर 3+ आवेश होता है। अब बात करते हैं ऋणात्मक आयनों की। इनमें आते हैं क्लोराइड Cl-, ऑक्साइड O2-, नाइट्राइड N3-। इन सभी पर ऋणात्मक आवेश होता है। और याद रखने के लिए एक आसान टॉपर ट्रिक, धातुओं पर हमेशा धनात्मक आवेश होता है, इसलिए धातुएं सामान्यतः धन आयन यानी कैटायन बनाती हैं। अब हम समझते हैं बहुपरमाणुक आयन। ऐसे आयन जिनमें एक से अधिक परमाणु होते हैं उन्हें बहुपरमाणुक आयन कहा जाता है। यानी कई परमाणु मिलकर एक ऐसा समूह बनाते हैं जिस पर कुल मिलाकर एक आवेश होता है। सबसे पहले देखते हैं -1 आवेश वाले बहुपरमाणुक आयन। इनमें आते हैं हाइड्रोक्साइड OH-, नाइट्रेट NO3-। इन दोनों पर -1 आवेश होता है। अब देखते हैं -2 आवेश वाले आयन। इनमें शामिल हैं कार्बोनेट CO3(2-), सल्फेट SO4(2-). इन दोनों आयनों पर -2 आवेश होता है। अब एक और महत्वपूर्ण आयन है फॉस्फेट PO43। इस पर -3 आवेश होता है। और एक खास धनात्मक बहुपरमाणुक आयन भी होता है, अमोनियम NH4+। इस पर +1 आवेश होता है। और एक महत्वपूर्ण टीचर टिप याद रखें, बहुपरमाणुक आयनों को हमेशा एक पूरा पैकेट या यूनिट की तरह मानते हैं। यानी जब ये किसी यौगिक में होते हैं तो इन्हें तोड़ा नहीं जाता, इन्हें हमेशा एक साथ ही लिखा और समझा जाता है। अब हम सीखते हैं रासायनिक सूत्र लिखने के 3 गोल्डन नियम। ये नियम हमें किसी भी यौगिक का सही केमिकल फॉर्मूला लिखने में मदद करते हैं। सबसे पहला नियम है आवेश का संतुलन। जब भी आयन मिलकर यौगिक बनाते हैं तो उनके धनात्मक और ऋणात्मक आवेश हमेशा संतुलित होने चाहिए। दूसरा नियम है धातु का नाम पहले लिखा जाता है। रासायनिक सूत्र में धातु यानी मेटल हमेशा पहले और अधातु यानी नॉन मेटल बाद में लिखते हैं। जैसे उदाहरण के लिए NaCl, CaO, FeS। और तीसरा महत्वपूर्ण नियम है कोष्ठक यानी ब्रैकेट्स का प्रयोग। अगर किसी यौगिक में बहुपरमाणुक आयन एक से अधिक बार आता है तो उसे कोष्ठक यानी ब्रैकेट में लिखते हैं। जैसे उदाहरण CaOH2। यहाँ OH 2 बार आया है, इसलिए इसे ब्रैकेट में लिखा गया है। अब हम सीखते हैं कि सरल यौगिकों का रासायनिक सूत्र कैसे लिखा जाता है। इसके लिए एक बहुत आसान तरीका होता है, क्रिस क्रॉस मेथड, जिसे हिंदी में आड़ा तिरछा विधि भी कहते हैं। इस विधि का पहला कदम है, सबसे पहले दोनों तत्वों के प्रतीक यानी सिंबल्स लिखते हैं। जैसे उदाहरण के लिए सोडियम Na और क्लोरीन Cl। दूसरा कदम है, अब इन तत्वों के नीचे उनकी संयोजकता यानी वैलेंसी लिखते हैं। जैसे Na की संयोजकता 1, Cl की संयोजकता 1। अब आता है तीसरा कदम, दोनों की संयोजकताएं आड़ा तिरछा यानी क्रॉस कर दी जाती हैं। यानी एक तत्व की संयोजकता दूसरे तत्व के नीचे चली जाती है। और एक बात याद रखें, अगर यौगिक आयनिक है तो हमेशा धनायन पहले और ऋणायन बाद में लिखा जाता है। और इसे याद रखने के लिए एक आसान ट्रिक, इस मेथड को ऐसे सोचिए जैसे हम मैथ्स में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। बस उसी तरह संयोजकताएं आड़ा तिरछा क्रॉस करके हम सही रासायनिक सूत्र बना सकते हैं। अब हम क्रिस क्रॉस मेथड का अभ्यास करते हैं ताकि रासायनिक सूत्र लिखना और आसान हो जाए। सबसे पहले लेते हैं उदाहरण 1, हाइड्रोजन क्लोराइड। इसमें 2 तत्व हैं,
हाइड्रोजन H और क्लोरीन Cl। अब इनकी संयोजकता देखते हैं। हाइड्रोजन की संयोजकता 1, क्लोरीन की संयोजकता 1। अब हम इन दोनों की संयोजकताएं आड़ा तिरछा यानी क्रॉस कर देते हैं, लेकिन क्योंकि दोनों की संयोजकता 1-1 है, इसलिए कोई बदलाव नहीं होता। इसलिए हाइड्रोजन क्लोराइड का अंतिम रासायनिक सूत्र बनता है HCl। अब देखते हैं उदाहरण 2, हाइड्रोजन सल्फाइड। इसमें तत्व हैं हाइड्रोजन H और सल्फर S। हाइड्रोजन की संयोजकता 1, सल्फर की संयोजकता 2। अब क्रिस क्रॉस मेथड लगाते हैं। सल्फर की संयोजकता 2 हाइड्रोजन के नीचे आ जाएगी, इसलिए सूत्र बन जाएगा H2S। यानी हाइड्रोजन सल्फाइड में 2 हाइड्रोजन और 1 सल्फर परमाणु होते हैं। अब हम आवेश वाले यौगिकों के उदाहरण देखते हैं। यहाँ भी हम क्रिस क्रॉस मेथड का उपयोग करके रासायनिक सूत्र निकालेंगे। सबसे पहले देखते हैं उदाहरण 3, कार्बन टेट्राक्लोराइड। इस यौगिक में 2 तत्व हैं, कार्बन C और क्लोरीन Cl। अब इनकी संयोजकता देखते हैं। कार्बन की संयोजकता 4, क्लोरीन की संयोजकता 1। अब हम इन दोनों की संयोजकताएं आड़ा तिरछा यानी क्रॉस कर देते हैं। क्लोरीन की संयोजकता 1 कार्बन के नीचे आएगी और कार्बन की संयोजकता 4 क्लोरीन के नीचे आ जाएगी। इसलिए इस यौगिक का अंतिम सूत्र बनता है CCl4, यानी 1 कार्बन परमाणु के साथ 4 क्लोरीन परमाणु जुड़े होते हैं। अब देखते हैं उदाहरण 4, मैग्नीशियम क्लोराइड। इसमें तत्व हैं मैग्नीशियम Mg और क्लोरीन Cl, लेकिन यहाँ हम संयोजकता की जगह आवेश देखते हैं। मैग्नीशियम का आवेश +2, क्लोरीन का आवेश -1। अब इन आवेशों को क्रिस क्रॉस मेथड से बदल देते हैं, तो क्लोरीन का 1 मैग्नीशियम के नीचे आएगा और मैग्नीशियम का 2 क्लोरीन के नीचे आ जाएगा। इसलिए अंतिम सूत्र बनता है MgCl2, क्योंकि यहाँ +2 और -1 आवेश संतुलित हो जाते हैं। अब हम देखते हैं समान संयोजकता का नियम। इसमें अगर दोनों तत्वों की संयोजकता समान हो तो हमें सूत्र को सरल अनुपात में लिखना होता है। सबसे पहले देखते हैं उदाहरण 5, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। इस यौगिक में 2 तत्व हैं, एल्यूमिनियम Al और ऑक्सीजन O। अब इनके आवेश देखते हैं। एल्यूमिनियम का आवेश +3, ऑक्सीजन का आवेश -2। अब हम क्रिस क्रॉस मेथड अप्लाई करते हैं। ऑक्सीजन का 2 एल्यूमिनियम के नीचे आएगा और एल्यूमिनियम का 3 ऑक्सीजन के नीचे आ जाएगा। इसलिए इस यौगिक का अंतिम सूत्र बनता है Al2O3, यानी इसमें 2 एल्यूमिनियम और 3 ऑक्सीजन परमाणु होते हैं। अब देखते हैं उदाहरण 6, कैल्शियम ऑक्साइड। इसमें तत्व हैं कैल्शियम Ca और ऑक्सीजन O। इनके आवेश हैं कैल्शियम +2, ऑक्सीजन -2। यहाँ दोनों की संयोजकता 2 और 2 है। अगर हम सीधे क्रिस क्रॉस करें तो सूत्र Ca2O2 बनेगा, लेकिन ये सही नहीं माना जाता, क्योंकि हमें इसे सरल अनुपात 1:1 में लिखना होता है। इसलिए सही और अंतिम सूत्र है CaO। अब हम एक बहुत महत्वपूर्ण नियम समझते हैं, बहुपरमाणुक आयनों वाले यौगिक। छात्र अक्सर यहाँ सबसे ज्यादा गलती करते हैं, इसलिए ध्यान से समझना जरूरी है। सबसे पहले नियम समझ लो। अगर किसी बहुपरमाणुक आयन की संख्या 1 हो तो हमें ब्रैकेट लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। अब इसे एक उदाहरण से समझते हैं। सोडियम नाइट्रेट। इसमें 2 भाग होते हैं, सोडियम Na और नाइट्रेट आयन NO3। अब इनके आवेश देखते हैं। सोडियम का आवेश +1, नाइट्रेट आयन का आवेश -1। अब हम क्रिस क्रॉस मेथड लागू करते हैं। क्योंकि दोनों का मान 1 और 1 है, इसलिए सूत्र में कोई बदलाव नहीं होगा और यहाँ NO3 की संख्या केवल 1 है, इसलिए ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए सोडियम नाइट्रेट का सही रासायनिक सूत्र है NaNO3। याद रखो, जब बहुपरमाणुक आयन एक ही हो तो ब्रैकेट नहीं लगाया जाता। अब हम एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझते हैं, बहुपरमाणुक आयनों में कोष्ठक का प्रयोग। छात्र अक्सर यहाँ एक बड़ी गलती कर देते हैं, इसलिए इस नियम को ध्यान से समझना जरूरी है। उदाहरण लेते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसमें 2 भाग होते हैं, कैल्शियम Ca और हाइड्रोक्साइड आयन OH। अब इनके आवेश देखते हैं। कैल्शियम का आवेश +2, हाइड्रोक्साइड का आवेश -1। अब हम क्रिस क्रॉस मेथड लागू करते हैं, तो कैल्शियम का 2 हाइड्रोक्साइड के नीचे आ जाएगा। इसका मतलब है कि यहाँ OH आयन की संख्या 2 हो जाएगी। क्योंकि OH एक पूरा बहुपरमाणुक समूह है और इसकी संख्या 2 हो गई है, इसलिए हमें पूरे OH समूह को कोष्ठक में लिखना होगा। इसलिए सही रासायनिक सूत्र होगा CaOH2।
ध्यान रखो, CaOH2 लिखना बिल्कुल गलत है क्योंकि इसमें OH समूह को सही तरीके से नहीं दिखाया गया है। अब हम बहुपरमाणुक आयनों से जुड़े अंतिम अभ्यास को समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं सोडियम कार्बोनेट। इसमें 2 भाग होते हैं, सोडियम Na और कार्बोनेट आयन CO3। अब इनके आवेश देखते हैं। सोडियम का आवेश +1, कार्बोनेट आयन का आवेश -2। अब क्रिस क्रॉस मेथड लगाते हैं। कार्बोनेट का 2 सोडियम के नीचे आएगा और सोडियम का 1 कार्बोनेट के नीचे आएगा। इसलिए सूत्र बनता है Na2CO3 और यहाँ कोष्ठक लगाने की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि CO3 की संख्या केवल 1 है। अब देखते हैं दूसरा उदाहरण, अमोनियम सल्फेट। इसमें तत्व है अमोनियम आयन NH4 और सल्फेट आयन SO4। इनके आवेश हैं अमोनियम +1, सल्फेट -2। अब क्रिस क्रॉस मेथड लगाने पर सूत्र बनता है NH4 2SO4। यहाँ कोष्ठक आवश्यक है क्योंकि NH4 आयन की संख्या 2 हो जाती है। अब हम एक नया और बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट समझते हैं, आणविक द्रव्यमान। आणविक द्रव्यमान का मतलब होता है किसी भी पदार्थ के अणु में मौजूद सभी परमाणुओं के द्रव्यमानों का कुल योग, और इसकी इकाई होती है U यानी परमाणु द्रव्यमान इकाई। अब इसे एक आसान उदाहरण से समझते हैं, जल यानी H2O। सबसे पहले हमें इसमें मौजूद तत्वों का परमाणु द्रव्यमान पता होना चाहिए। हाइड्रोजन H का द्रव्यमान 1U, ऑक्सीजन O का द्रव्यमान 16U। अब H2O में 2 हाइड्रोजन परमाणु और 1 ऑक्सीजन परमाणु होते हैं, इसलिए हमें इनका द्रव्यमान जोड़ना होगा। गणना इस प्रकार होगी, H2O = 2 × 1 + 1 × 16। अब इसे हल करते हैं। 2 × 1 = 2 और 1 × 16 = 16, तो कुल योग होगा 2 + 16 = 18। इसलिए जल का आणविक द्रव्यमान होगा 18U। अब हम आणविक द्रव्यमान का एक और उदाहरण हल करते हैं। ये उदाहरण है नाइट्रिक अम्ल HNO3। सबसे पहले हमें इसमें मौजूद तत्वों का परमाणु द्रव्यमान पता होना चाहिए। यहाँ 3 तत्व है, हाइड्रोजन H, नाइट्रोजन N, ऑक्सीजन O। इनके परमाणु द्रव्यमान है H = 1U, N = 14U, O = 16U। अब HNO3 में 1 हाइड्रोजन, 1 नाइट्रोजन और 3 ऑक्सीजन परमाणु होते हैं, इसलिए हमें इनका द्रव्यमान जोड़ना होगा। गणना इस प्रकार होगी, HNO3 = H + N + 3 × O। अब इसे हल करते हैं। H = 1, N = 14, 3 × O = 3 × 16 = 48। अब सबको जोड़ेंगे, 1 + 14 + 48 = 63। इसलिए नाइट्रिक अम्ल HNO3 का आणविक द्रव्यमान होगा 63U। अब हम समझते हैं एक नया शब्द, सूत्र इकाई द्रव्यमान। अक्सर छात्रों को लगता है कि ये आणविक द्रव्यमान से अलग कोई कठिन चीज है, लेकिन वास्तव में गणना का तरीका बिल्कुल वही होता है। असल में अंतर केवल इतना है कि सूत्र इकाई द्रव्यमान शब्द का प्रयोग आयनिक यौगिकों के लिए किया जाता है, जैसे NaCl, CaCl2 आदि, क्योंकि इन यौगिकों में कण अणु नहीं बल्कि आयन होते हैं। अब इसे एक उदाहरण से समझते हैं, कैल्शियम क्लोराइड। सबसे पहले इसके परमाणुओं का परमाणु द्रव्यमान जानते हैं। कैल्शियम Ca = 40U, क्लोरीन Cl = 35.5U। अब CaCl2 में 1 कैल्शियम और 2 क्लोरीन परमाणु होते हैं, इसलिए गणना होगी Ca = 40 + 2 × 35.5। अब इसे हल करते हैं। 2 × 35.5 = 71, तो कुल योग होगा 40 + 71 = 111। इसलिए CaCl2 का सूत्र इकाई द्रव्यमान होगा 111U।